नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूं, जो हमारा टॉपिक क्लास 12th बोर्ड वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो या अन्य स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, कोई भी हो दोस्त, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश लिटरेचर का एक चैप्टर है जिसका नेम है माई मदर एट 66। ये एक पोएम है दोस्त। इसका मैं आज आप सभी को सेंट्रल आइडिया बताऊंगा कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं दोस्त, और उसकी मैं आपको हिंदी भी बताऊंगा दोस्त, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो सेंट्रल आइडिया होने वाला है, माई मदर एट 66। हमारी जो पोएम दे रखी है माई मदर एट 66, उसी के बारे में आज आप सभी को सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है वो चीज़ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे दो चैनल है दोस्त, एक है निखिल दीक्षित टॉक्स, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पर भी आपको नए वीडियो मिला करेंगे और इस पर भी आपको नए वीडियो मिलते रहते हैं। वो चाहे 10th के बच्चे हों चाहे 12th के बच्चे हों, इन दोनों चैनल पर वीडियो अपलोड की जाती है समय समय पर। तो आप लोगों को ये दोनों के दोनों चैप्टर सब्सक्राइब कर लेने हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने पोएम की ओर बढ़ते हैं। तो पोएम का नेम है माई मदर एट 66। तो अब इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप उसका सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते भैया। तो आज हम बताएंगे आप सभी को सेंट्रल आइडिया किसका, माई मदर एट 66। माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 हमारी एक पोएम है जिसका मैं आज सेंट्रल आइडिया आप सभी को बताऊंगा। तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। तो चलिए लाइन बाय लाइन आपको समझाते हुए चलेंगे और इसके साथ साथ आपको ये कॉपी भी कर लेना है। जो भी मैंने सेंट्रल आइडिया यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसको कॉपी भी आपको कर लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, यानी मैं माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया बताने जा रहा हूँ। कंपोज्ड बाई कमला दास। कंपोस्ट का मतलब होता है, कंपोस्ट का मतलब होता है रचित करना। क्या होता है दोस्त? रचित करना। किसके द्वारा ये रचित की गई है? तो कमला दास के द्वारा ये रचित की गई है। किसके द्वारा भैया? कमला दास के द्वारा ये रचित की गई है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। इज दैट दिस पोएम, यह कविता, शोज द फियर ऑफ लॉसिंग, शोज द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर। फियर का मतलब होता है डर। फियर का मतलब क्या होता है दोस्त? डर, या बोल सकते हैं भय। किस चीज़ का भय है? कि एक जो कवित्री है उसको अपनी माँ को खोने का काफ़ी ज़्यादा डर सताता है और काफ़ी ज़्यादा भय सताता है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ। उसकी जो माता है वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, मतलब अंतिम समय पर हैं। वो अपने जीवन के अंतिम चरण में है। किसकी माता? तो कवित्री की माता, यानी पोएटिस की माता। जो कमला दास जी हैं उनकी जो माता हैं वो क्या है दोस्त? अपने जीवन के अंतिम चरण में है। सो द पोएटिस फील्स, सो द पोएटिस फील्स, फील्स का मतलब होता है कि महसूस होता है, मतलब महसूस होना। फील्स का मतलब होता है महसूस होना। सो द पोएटिस फील्स दैट शी विल पास अवे सून। तो कवित्री को ये लगता है कि वह जल्द ही इस दुनिया से चली जाएंगी, मतलब उसकी जो माता हैं वह जल्द ही इस दुनिया से गुजर जाएंगी, उसे ऐसा प्रतीत होता है। पोएटिस गेट्स स्केर्ड ऑफ दिस थॉट, पोएटिस गेट स्केर्ड ऑफ दिस थॉट, पोएटिस गेट्स स्केर्ड ऑफ दिस थॉट। मतलब जो पोएटिस है यानी जो कवित्री है वह इस नकारात्मक विचार से बाहर आना चाहती है। कहाँ आना चाहती है? बाहर आना चाहती है।
तो यहाँ पे लिखा है स्केर्ड, मतलब स्केर्ड का मतलब होता है डर जाना। स्केर्ड का मतलब होता है डर जाना, मतलब पोएटेस गेट स्केर्ड ऑफ दिस थॉट। ये बात सोच के जो पोएटेस है यानी जो कवित्री है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। क्या हो जाता है भैया? काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। टू कम आउट ऑफ दिस निगेटिव थॉट, मतलब इस नकारात्मक विचार से वह बाहर आना चाहती है। सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ अ कार, इस नकारात्मक विचार से बाहर आने के लिए वह अपनी कार से बाहर की ओर देखती है, अपनी कार से बाहर की ओर देखती है। तो मैं आपको दोबारा इसको समझाता हूँ, आपको गौर से देखना भैया। दोबारा मैं आपको इसी चीज़ को रिपीट करता हूँ, हमारे साथी आपको देखना हर एक चीज़। तो मैं आपको सेंट्रल आइडिया बताने जा रहा हूँ किसका? माई मदर एट 66। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास, मतलब ये किसके द्वारा रचित किया गया है? कमला दास जी के द्वारा रचित किया गया है। इज दैट दिस पोएम सोस द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, यह जो कविता है यह हमें बताती है कि एक जो कवित्री है वह अपने माता को खोने का कैसे उसे डर महसूस होता है, कैसे उसे डर लगता है, मतलब उसके मन में, उसके दिल में काफ़ी ज़्यादा डर का भाव रहता है कि कहीं कि हम अपनी माँ को खो देंगे। हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, उसकी जो माता हैं वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, यानी अपने जीवन के अंतिम चरण पर हैं। सो द पोएटेस फील्स दैट, पोएटेस को यानी कवित्री को यह महसूस होता है या फील करती है दैट सी विल पास अवे सून, कि वह हमारी जो माता हैं वह जल्दी गुजर जाएंगी। उसके अंदर, उसके दिमाग में ये भय बैठा रहता है कि हमारी जो माता हैं वो जल्दी ही गुजर जाएंगी। पोएटेस गेट्स स्केर्ड ऑफ दिस थॉट, मतलब उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा यह भय बना रहता है। टू कम आउट ऑफ दिस निगेटिव थॉट, इस नकारात्मक विचार से वह वापस बाहर आना चाहती है। बाहर आने के लिए वह कार की विंडो से बाहर की ओर देखती है, कार की विंडो से वह बाहर की ओर देखती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं भैया। द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, जो बाहर की दुनिया थी, जो बाहर का जीवन था वह गतिविधियों से क्या था? भरा हुआ था। जो बाहर की दुनिया थी या बाहर का जो जीवन था वो पूरी तरह से गतिविधियों से भरा हुआ था। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो पेड़ हैं वे तेज़ी से दौड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा जब भी आप सफ़र करते हैं बस से या कार से या किसी भी चीज़ से, जब आपकी गाड़ी चलती है, जब आप बस वगैरह चलती है तो आपको ऐसा प्रतीत होता बाहर वाले जो पेड़ हैं वो इसके साथ ही तेज़ी से चलते हुए जा रहे हैं। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं भैया? जो बच्चे थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे। एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर यानी हवाई अड्डे पर, दे हैड टू अंडरगो अ सिक्योरिटी चेक, हवाई अड्डे पर उन्हें सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा। मतलब सिक्योरिटी चेक का मतलब होता है सुरक्षा जांच। जब भी आप एरोप्लेन वगैरह से सफ़र करते हैं तो आपको सिक्योरिटी चेक के लिए सबसे पहले गुजरना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोएटेस यानी कवित्री, द पोएटेस वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, जो पोएटेस थी वो अपनी माता से कुछ दूरी पर, मतलब अपनी माता जी से कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। सी लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर, वह अपनी माता की तरफ दोबारा से देखती है। सी फेल्ट पेन्ड टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दुख प्रतीत होता है जब भी वो अपनी माता का चेहरा देखती है। पेल का मतलब होता है कि पीला चेहरा। जब भी वो अपनी माता का डल फेस या पीला चेहरा देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द फील होता है अपने अंदर से।
तो इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। बट हाइडिंग हर टीयर्स, पर वो अपने आंसुओं को छुपा लेती है। द पोएटेस सैड, पोएटेस कहती है यानी कवित्री कहती है, सी यू सून अम्मा, दोबारा मिलेंगे अम्मा, मतलब अपनी माता से कहती है दोबारा मिलेंगे माता या अम्मा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को सेंट्रल आइडिया बढ़िया लाजवाब तरीके से समझ आ चुका होगा माय मदर एट 66 का। तो ऐसे ही अन्य भी पोएम्स का सेंट्रल आइडिया पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा यहाँ अपलोड किया जाता है सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल। पूछे जाते हैं, ये 4 नंबर का एक सेंट्रल आइडिया हर साल पूछा जाता है। आपको 3 सेंट्रल आइडिया दिए जाते हैं एग्जाम्स में, आपको उसमें से एक करना होता है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, उसका सेंट्रल आइडिया हम आपको समझाएंगे और आपको बताएंगे कैसे लिखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारी पोएम है उसका नेम है कीपिंग क्वाइट। क्या नेम है भैया? कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट हमारी पोएम है, उसका हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सेंट्रल आइडिया समझाएंगे। तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। इस कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है? कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना। क्या मतलब होता है? चुप रहना। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है भैया चुप रहना। क्या मतलब होता है? चुप रहना। चुप रहना इसका मतलब होता है। चुप रहना इसका मतलब होता है यानी कीपिंग क्वाइट का। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, मतलब इस कविता का जो केंद्रीय भाग है या इस कविता का जो केंद्रीय विचार है, किस कविता का? तो कीपिंग क्वाइट यानी चुप रहना। कौन सी कविता है? कीपिंग क्वाइट यानी चुप रहना कविता है। कंपोज्ड बाई पेब्लो नेरूदा, किसके द्वारा ये रचित की गई है? पेब्लो नेरूदा के द्वारा रचित की गई है। कौन सी कविता? कीपिंग क्वाइट जो कविता है वो पेब्लो नेरूदा के द्वारा रचित की गई है। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं भैया कि अब देखते हैं कि कवि इस कविता के बारे में क्या कहता है, क्या विचार रखता है। ये सारी चीजें आपको एक एक करके समझाते हैं। इन दिस पोएम का मतलब होता है इस कविता में। द पोएट का मतलब यानी कवि। द पोएट सजेस्ट दैट ही विल काउंट टू 12, मतलब इस कविता में कवि सुझाव देता है। सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना। सजेस्ट का मतलब सुझाव। इस कविता में कवि सुझाव देता है कि मैं 12 तक गिनूंगा, यानी कहने का मतलब यह है कि 12 तक कभी गिनती गिनेगा। 12 तक कभी गिनती गिनेगा और उसके बाद आगे क्या है? एवरीबॉडी विल कीप स्टिल, सभी के सभी लोग वहीं पर स्थिर हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है, यहाँ पे कवि ये सुझाव देता है कि मैं 12 तक गिनती गिनूंगा और जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं या जो भी काम काज हो रहा है या जो भी कोई भी काम हो रहा है वो सारे के सारे काम रुक जाने चाहिए, या मतलब सारी चीज़ें स्थिर हो जानी चाहिए। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी? बिल्कुल हो चुकी है। ही सजेस्ट दैट ऑन द अर्थ, वह सुझाव देता है कि पृथ्वी पर, अर्थ का मतलब पृथ्वी, एट अवर ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग प्लेस का मतलब होता है निवास स्थान। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब होता है निवास स्थान। प्लेस का मतलब स्थान हुआ और ड्वेलिंग का मतलब होता है निवास। तो इतनी चीज क्लियर हो चुकी होगी। वी शुड बी साइलेंट एंड इमोशनलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। कभी कहता है वी शुड बी साइलेंट एंड मोशनलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट। हमें कुछ क्षणों के लिए, साइलेंट मतलब मौन, साइलेंट का मतलब मौन, हमें कुछ क्षणों के लिए मौन और गतिहीन रहना चाहिए। मोशनलेस का मतलब होता है गतिहीन, मतलब हमें कुछ समय के लिए गतिहीन और मौन रहना चाहिए। कभी ये बात कहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। He asked
he asks all the human beings to stop all worldly activities for some time. वह सभी मनुष्यों से कुछ समय के लिए सभी सांसारिक, वर्ल्डली का मतलब होता है सांसारिक, इस ये जो वर्ड लिखा है वर्ल्डली, इसका मतलब होता है सांसारिक। एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है भैया? एक्टिविटीज़ का मतलब होता है गतिविधियाँ। एक्टिविटीज़ का मतलब होता है गतिविधियाँ। को रोक कर क्या करके भैया? को रोक कर कुछ सम का मतलब होता है कुछ, और टाइम का मतलब होता है समय, या बोल सकते हो क्षण। एंड स्पेंड अ फ्यू मोमेंट्स इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। यानी कहने का मतलब ये है, इन लाइंस में कवि ये कहना चाहता है, वह मनुष्यों से कुछ समय के लिए या कुछ क्षण के लिए सांसारिक गतिविधियों को रोक कर क्या कहता है भैया? वो मनुष्य से यह कहता है कि कुछ समय के लिए या कुछ क्षण के लिए सांसारिक गतिविधियों को रोक कर शांत आत्मनिरीक्षण में बिताने के लिए कहता है। किस में बिताने के लिए? तो आत्मनिरीक्षण में बिताने के लिए कहता है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कहता है इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, यह हमें खुद को समझने में मदद करेगा। अवर सेल्फ का मतलब होता है खुद को। अवर सेल्फ का मतलब खुद को। हेल्प का मतलब होता है मदद। हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, यह हमें खुद को समझने में क्या करेगा? मदद करेगा। फिर आगे क्या कहता है भैया? वी आर ऑलवेज इन हरी। हरी मीन्स होता है जल्दी। हरी मीन्स होता है जल्दी। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। वी आर ऑलवेज इन हरी, हम हमेशा जल्दी में रहते हैं। फिर आगे कहता है ही सेज दैट स्टिलनेस एंड साइलेंस विल। फिर आगे कहता है भैया ही सेज दैट स्टिलनेस एंड साइलेंस विल help man in creating a feeling of mutual understanding among human beings। अब कभी आगे क्या कहना चाह रहा भैया? उनका कहना है कि शांति और मौन इंसानों के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। कहने का मतलब ये है ही सेज दैट स्टिलनेस एंड साइलेंस का मतलब होता है शांति। साइलेंस का मतलब होता है शांति। विल हेल्प का मतलब होता है मदद। मैन इन क्रिएटिंग अ फीलिंग का मतलब होता है भावनाएं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बींग्स। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपसी समझ की भावना। फीलिंग का मतलब होता है भैया, फीलिंग का मतलब होता है भावनाएं। ठीक। फिर आगे कवि क्या कहता है? दैट्स वाई द पोएट पैब्लो नेरुदा, इसी के लिए या इसी की वजह से पैब्लो नेरुदा जो कवि हैं, हैज डिस्कस, इन्होंने चर्चा की है, नीड ऑफ मेंटेनिंग, क्या बनाए रखने में? शांति बनाए रखने में, एंड साइलेंस इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। मतलब इसीलिए कवि पैब्लो नेरुदा ने कीपिंग क्वाइट कविता में शांति और मौन बनाए रखने की आवश्यकता पर चर्चा की है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को इतनी चीज़ें बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी। एक बार मैं आप सभी को हिंदी में इसकी पूरी मीनिंग समझा देता हूँ कि आखिर क्या है मीनिंग इसकी और क्या कहना चाह रहा है कवि।
देखिए, इस कविता का नाम है कीपिंग क्वाइट। इसका अगर हम सेंट्रल आइडिया की बात करें तो सेंट्रल आइडिया मैंने अभी आपको बताया। ये सारी चीज़ें आपको कॉपी कर लेना है, ये सारी चीज़ें आपको कॉपी कर लेना है। सेम टू सेम आप ऐसे ही एग्जाम्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो सेंट्रल आइडिया है ये किसके द्वारा लिखा गया है? पैब्लो नेरुदा के द्वारा लिखा गया है। इस कविता में कवि क्या सुझाव देता है? तो इस कविता में कवि सुझाव देता है कि वह 12 तक गिनेगा, मतलब 12 तक वो काउंटिंग करेगा और सारी चीज़ें स्थिर हो जानी चाहिए, मतलब वो ये उम्मीद करता है। बस सुझाव देता है कि पृथ्वी पर अपने निवास स्थान पर या कहीं भी या किसी अन्य जगह पर हमें कुछ क्षण के लिए मौन और गतिहीन रहना चाहिए। मौन का मतलब वो होता है कि चुप रहना चाहिए, और बिल्कुल गतिहीन का मतलब होता है जहाँ पे आप खड़े वहीं पे आपको रुक जाना चाहिए। बस सभी मनुष्य से, फिर आगे यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहा है? फिर आगे कवि कहता है, He asked all the human beings to stop all worldly activities for some time and spend a few moments in quiet introspection. बस सभी मनुष्य से कुछ समय के लिए सभी सांसारिक गतिविधियों को रोक कर कुछ क्षण शांत या आत्मनिरीक्षण में बिताने के लिए कहता है। कौन कहता है भैया? तो कवि पैब्लो नेरुदा कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। It will help us to understand ourselves. We are always in hurry. या हमें खुद को समझने में मदद करेगा। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझने में, ourselves मतलब होता है खुद को। क्लियर? इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ourselves. We are always in hurry. हरी मतलब होता है जल्दी, हम हमेशा जल्दबाजी में होते हैं, हम हमेशा हर एक चीज़ जल्दी करने की प्रयास में रहते हैं। He says that, उन्होंने कहा, stillness and silence will help men in creating a feeling of mutual understanding among human beings. उनका कहना है कि शांति और मौन इंसानों के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में मदद करेगा। That's why the poet Pablo Neruda has discussed the need of maintaining peace and silence in the poem Keeping Quiet. इसीलिए कवि जो हैं जिनका नाम है पैब्लो नेरुडा ने कीपिंग क्वाइट कविता में शांति और मौन बनाए रखने की आवश्यकता पर चर्चा की है। तो ये थी हमारी पोएम कीपिंग क्वाइट। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को हिंदी में भी बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए इसी के साथ विदाई लेते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको प्रत्येक दिन यहाँ पे हर एक पोएम का सेंट्रल आइडिया मिला करेगा। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल। तो ये जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता है, इसके रचयिता कौन है? तो ये जॉन कीट्स हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि जो हैं जॉन कीट्स, वो क्या बताना चाहते हैं, तो आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझना है गौर से। सेलिब्रेट्स का मतलब होता है मनाना, सेलिब्रेट्स का मतलब होता है मनाना। सेलिब्रेट द एवर लास्टिंग नेचर ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब होता है सौंदर्य, ब्यूटी का मतलब क्या होता है? सौंदर्य। एंड इट्स पावर टू, इट्स पावर, पावर मतलब होता है शक्ति, टू अपलिफ्ट द ह्यूमन, टू अपलिफ्ट द ह्यूमन स्पिरिट। मतलब इसका हिंदी क्या हो जाएगा दोस्त? तो ये जो कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके रचयिता कौन है? तो जॉन कीट्स हैं। जॉन कीट्स यहाँ पे ये बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि जो सौंदर्य है, सौंदर्य की शाश्वत प्रकृति जो है और मानवीय भावनाओं को ऊपर उठाने की उसकी शक्ति जो है, उसका गुणगान करती है। तो यहाँ पे कवि जॉन कीट्स ये बताना चाहते हैं कि सौंदर्य की शाश्वत प्रकृति जो है और मानव भावनाओं को ऊपर उठाने की जो उसकी शक्ति है, उसका गुणगान करती है। तो आगे बढ़ते हैं। किट्स बीइंग अ ट्रू लवर ऑफ नेचर, जो जॉन किट्स यानी कवि हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं। किससे? प्रकृति से। एंड ब्यूटी, इसके साथ साथ वो सौंदर्य के भी काफ़ी ज़्यादा प्रेमी हैं। तो यानी प्रकृति और सौंदर्य के सच्चे प्रेमी होने के नाते यहाँ पे किट्स ये बताते हैं, बिलीव्स दैट ब्यूटीफुल थिंग्स आर अ सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय एंड इंस्पिरेशन। देखिए, जॉय का मतलब क्या होता है?
जॉय का मतलब होता है आनंद, जॉय का मतलब आनंद। तो यहाँ पे किड्स का मानना ये है कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो शाश्वत आनंद और प्रेरणा का स्रोत होती हैं। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा, इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो यहाँ पे जॉन किट्स ये बताते हैं, जॉन किट्स भैया क्या बताते हैं कि जो प्रकृति है और जो सौंदर्य है, जो प्रकृति है और जो सौंदर्य है, कभी यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो शाश्वत आनंद और प्रेरणा का स्रोत होती हैं। फिर आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू हिम वो ये बताते हैं उनके माध्यम से, ब्यूटी नेवर फेड्स, ब्यूटी का मतलब होता है सौंदर्यता, उनके अनुसार सौंदर्य कभी फीका नहीं पड़ता है। फेड्स का मतलब होता है फीका, फेड्स का मतलब क्या होता है फीका, मतलब कभी ये कहते हैं कि जो सौंदर्य है वो कभी भी फीका नहीं पड़ता है। फीका का मतलब होता है कि वो कभी भी कम नहीं पड़ता है। फिर आगे देखिए, और लूसेस, लूसेस का मतलब होता है खोना, लूसेस का मतलब क्या होता है, लूसेस का मतलब होता है खोना। और लूसेस इट्स चार्म रेदर इट इंक्रीजेज विद टाइम एंड रिमेन्स इन आवर माइंड्स एंड हार्ट फॉर एवर। अब कभी यहाँ पे आगे क्या कहते हैं भैया, उनके अनुसार सौंदर्य जो होता है वो कभी भी फीका नहीं पड़ता है। अपना जो आकर्षण है, अपना जो आकर्षण है उसको भी वो कभी खोता नहीं है, बल्कि वह समय के साथ आगे बढ़ जाता है, समय के साथ आगे बढ़ता रहता है और हमारे मन और हृदय में सदैव बना रहता है। इट इंक्रीजेज विद टाइम, मतलब समय के साथ वो बढ़ जाता है। एंड रिमेन्स, रिमेन्स का मतलब होता है कि हमारे मन में, माइंड्स का मतलब होता है मन, एंड हार्ट फॉर एवर, मतलब हमारे हृदय में सदैव बना रहता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो एक बार हम इसको हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, ये जो कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जॉन किट्स के द्वारा रचित एक कविता है जिसमें कवि के द्वारा कुछ चीज़ें बताई गई हैं, उनका जिक्र मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने करूँगा, तो आपको सुनना है गौर से। तो यहाँ पे कवि ये बताते हैं कि जो सौंदर्य है उसकी शाश्वत प्रकृति और मानवीय भावनाओं को ऊपर उठाने की उसकी शक्ति का गुणगान करती है। कवि आगे ये बताते हैं, प्रकृति और सौंदर्य के सच्चे प्रेमी होने के नाते, मतलब जो कवि हैं वो प्रकृति और सौंदर्य के काफ़ी ज़्यादा सच्चे प्रेमी हैं, काफ़ी ज़्यादा उससे लगाव रखते हैं। और जो कवि हैं किट्स, उनका मानना है कि सुंदर वस्तुएं शाश्वत आनंद और प्रेरणा का स्रोत होती हैं। कहने का मतलब ये है कि कवि ये कहते हैं कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो आनंद का और इसके साथ साथ प्रेरणा का स्रोत होती हैं। उनके अनुसार सौंदर्य कभी भी फीका नहीं पड़ता है। फीका का मतलब होता है कि सौंदर्य जो है या जो ब्यूटी है वो कभी भी कम नहीं होती है। उनके अनुसार सौंदर्य कभी फीका नहीं पड़ता, अपना आकर्षण भी नहीं खोता है। आकर्षण भी सौंदर्य कभी भी नहीं खोता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। बल्कि वह समय के साथ क्या कर जाता है, वह समय के साथ आगे बढ़ जाता है और हमारे मन और हृदय में सदैव बना रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कभी क्या कहते हैं, इन दिस मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है भैया बताइएगा। मटेरियलिस्टिक का मतलब होता है भौतिकवादी, भौतिकवादी। स्ट्रेसफुल का मतलब होता है तनावपूर्ण, स्ट्रेसफुल का मतलब होता है तनावपूर्ण। वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व। मतलब कभी यहाँ कहते हैं इस भौतिकवादी और तनावपूर्ण दुनिया में, वेयर का मतलब होता है जहाँ, ह्यूमंस मतलब इंसान, ह्यूमंस का मतलब इंसान। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव करना। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, अनुभव करना। पेन मतलब होता है दर्द। सैडनेस का मतलब होता है उदासी। एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब होता है और। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा। क्या होता है, निराशा। तो यहाँ पे कवि क्या कहता है,
इस भौतिकवादी और तनावपूर्ण दुनिया में जहां इंसान अक्सर दर्द, उदासी और निराशा का अनुभव करता है। कहने का मतलब ये है कि कभी यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि इस भौतिकवादी दुनिया में और जो तनावपूर्ण जीवन चल रहा है या जो तनावपूर्ण दुनिया है, जहाँ इंसान अक्सर दर्द से या उदासी से या निराशा से हमेशा इन सभी चीज़ों का अनुभव लगातार करता रहता है। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटी इन नेचर। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटी इन नेचर। ब्यूटी का मतलब होता है सौंदर्य, प्रेजेंस का मतलब होता है मौजूद, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। तो आगे देखिएगा गौर से। एंड आर्ट, आर्ट मीन्स होता है कला। हेल्प मीन्स होता है मदद। स्टे मतलब होता है एक जगह पर रुके रहना। होपफुल का मतलब होता है आशा लगाना। एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। कभी आगे क्या कहता है भैया? कभी आगे ये कहता है प्रकृति और कला में सुंदरता की मौजूदगी में ही हमें आशावान और सकारात्मक बने रहने में मदद करती है। कहने का मतलब ये है कि कभी यहाँ पे कहता है कि कभी क्या कहना चाहता है? प्रकृति और कला में सुंदरता की मौजूदगी, मतलब प्रकृति है और जो कला है उसमें सुंदरता की मौजूदगी होती है। और इसके साथ साथ कभी ये भी कहना चाह रहा है कि हमें हमेशा आशावान बने रहना है। आशावान बनने के साथ साथ हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है और सकारात्मकता की ओर बढ़ना है। ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स का मतलब होता है सुंदर वस्तुएं। सच एज द सन, जैसे सूरज है। द मून, जैसे मून है। ट्रीस यानी पेड़ पौधे हैं। फ्लावर्स हैं, जैसे फूल हैं। रिवर्स यानी नदियां हैं। एंड इवन हीरोइक टेल्स, जैसे हीरोइक टेल्स भी हैं। हीरोइक टेल्स का मतलब जानते हैं आप? हीरोइक टेल्स का मतलब होता है वीर गाथाएं। वीर गाथाएं। ब्रिंग पीस, ब्रिंग का मतलब होता है, ब्रिंग का मतलब क्या होता है? देती हैं। पीस का मतलब होता है क्या देती हैं? शांति देती हैं। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। हैप्पीनेस का मतलब होता है भैया खुशी। टू अवर सोल्स, टू अवर सोल्स, सोल्स का मतलब होता है आत्मा। सोल्स का मतलब क्या होता है? आत्मा। फिर आगे कभी क्या कहना चाहते हैं? कभी ये कहते हैं कि जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं, जैसे सूरज हो गया, जैसे चांद हो गया, जैसे पेड़ हो गया, फूल हो गया, नदियाँ हो गई, और यहाँ तक कि जो वीर गाथाएँ होगी, वीर गाथाएँ हो गई, वो हमारी आत्मा को शांति और खुशी प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? हमारी आत्मा को खुशी और शांति प्रदान करती हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। दे प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना। कंफर्ट, दे प्रोवाइड कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब होता है सुकून। एंड रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट का मतलब क्या होता है भैया? रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है ताजगी। हेल्पिंग का मतलब होता है, हेल्पिंग का मतलब क्या होता है भैया? मदद। अस फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। अबर सफरिंग्स, अबर सफरिंग्स, सफरिंग्स का मतलब होता है दुख। फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। फिर आगे कभी ये कहता है भैया, कभी क्या कहता है? ये हमें सुकून और ताजगी देते हैं। सुकून का मतलब अभी बताया था कंफर्ट। रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है ताजगी। ये हमें सुकून भी देते हैं, इसके साथ साथ ताजगी भी देते हैं, जिससे हम कुछ देर के लिए क्या हो जाते हैं दोस्त? कुछ देर के लिए अपने दुखों को भूल जाते हैं और हमारा जो जीवन है वो सामान्य चलने लगता है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें समझ आ रही होंगी बढ़िया लाजवाब तरीके से, बढ़िया लाजवाब तरीके से। आगे देखते हैं। कीट्स ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्स दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज लाइक अ शेल्टरिंग बोवर। मतलब कीट्स का कहना है, देखिए ब्यूटीफुली का मतलब होता है खूबसूरती। एक्सप्लेन्स का मतलब होता है समझाना। थिंग का मतलब होता है वस्तुएं या कोई भी चीज़। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। इज लाइक अ शेल्टरिंग, शेल्टरिंग का मतलब होता है आश्रय। बोर का मतलब होता है कुंज। आगे समझते हैं। ऑफरिंग अ रिलीफ, रिलीफ का मतलब क्या होता है भैया? रिलीफ का मतलब क्या होता है बताइएगा जरा। रिलीफ का मतलब होता है राहत। रिलीफ का मतलब होता है राहत। फ्रॉम द हर्श रियलिटी ऑफ लाइफ,
अब यहाँ तक समझते हैं। किड्स खूबसूरती से ये चीज़ समझाना चाहते हैं कि जो सुंदरता होती है, सुंदरता एक आश्रय देने वाले कुंज की तरह होती है। उन्होंने सुंदरता को बताया है कि जो एक आश्रय देने वाली, आश्रय का मतलब होता है शेल्टर, यानी शेल्टर देने वाली एक कुंज की समान होती है, कुंज की तरह होती है, जो जीवन की कठोर सच्चाइयों से, जीवन की जो कठोर सच्चाइयाँ हैं उनसे राहत प्रदान करती हैं। उनसे क्या करती हैं? राहत प्रदान करती हैं। रियलिटी का मतलब, रियलिटीज़ का मतलब होता है सच्चाइयाँ। हर्ष का मतलब होता है कि कठोर सच्चाइयाँ, हर्ष रियलिटी का मतलब होता है कठोर सच्चाइयाँ। लाइफ का मतलब होता है जीवन, लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। इट एक्ट्स एज अ हीलिंग फोर्स। हीलिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ? हीलिंग फोर्स का मतलब होता है उपचारक शक्ति। हीलिंग फोर्स का मतलब होता है उपचारक शक्ति। रिमूविंग द ग्लोमी डेज, रिमूविंग द ग्लोमी डेज, रिमूविंग द ग्लोमी डेज। ग्लोमी डेज का मतलब होता है उदास दिनों, मतलब ग्लोमी मतलब उदास और डेज का मतलब दिन। एंड डार्क स्पिरिट, एंड डार्क स्पिरिट्स। डार्क स्पिरिट का मतलब होता है अंधकारमय, अंधकारमय। फ्रॉम आवर माइंड्स, फ्रॉम आवर माइंड्स। अब यहाँ पे समझते हैं कि कवि क्या कहना चाहता है आगे। कवि यह कहता है यह एक उपचारक शक्ति की तरह काम करती है। क्या करती है? यह एक उपचारक शक्ति की तरह काम करती है, जो हमारे मन में उदास दिनों या जो हमारे मन में अंधकार में आत्माओं के बारे में जो भी चीज़ चल रही हैं उन सभी चीज़ों को दूर भगाती है। मतलब कभी इन लाइंस में ये कहना चाह रहा है। आगे पोएट क्या कहता है? द पोएट सीज ब्यूटी एज अ लिंक बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। आगे कभी ये कहता है कि जो सुंदरता है वो ह्यूमंस और नेचर को जोड़ने का काम करती है। मतलब जो सुंदरता है, जो सुंदरता है वो मनुष्य को और प्रकृति को एक साथ जोड़ने का काम करती है। फिर आगे कभी कहता है कभी सुंदरता को मनुष्य और प्रकृति के बीच एक कड़ी के रूप में भी देखते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। समथिंग दैट कनेक्ट, कनेक्ट मीन्स होता है जोड़ना। अस टू द डिवाइन एंड गिव्स मीनिंग टू आवर एग्जिस्टेंस, मीनिंग टू आवर एग्जिस्टेंस। एक ऐसी चीज़ जो हमें ईश्वर से जोड़ती है और हमारे अस्तित्व को अर्थ देती है। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अस्तित्व। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। डिवाइन मतलब होता है ईश्वर, डिवाइन का मतलब होता है ईश्वर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि कभी आगे क्या कहता है भैया, एक ऐसी चीज़ से जो हमें ईश्वर से जोड़ती है और हमारे अस्तित्व को अर्थ देती है। फिर एक बार हम हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके समझा देते हैं। देखिए इन लाइंस में कभी ये कहता है, किड्स खूबसूरती से यह समझाते हैं कि जो सुंदरता है वह एक आश्रय देने वाले कुंज की समान होती है। मतलब आश्रय देने वाले कुंज की तरह ही होती है, जो जीवन की जितनी भी कठोर सच्चाइयाँ होती हैं उन सभी कठोर सच्चाइयों से राहत भी प्रदान करती है। यह एक उपचारक शक्ति की तरह काम करती है, यह एक उपचारक शक्ति की तरह काम करती है, जो हमारे मन में उदास दिनों या जो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं या जो हमारे जीवन में अंधकारमय आत्माओं का वास है उन सभी चीज़ों को क्या करती है? दूर भगाती है। कभी सुंदरता को मनुष्य और प्रकृति के बीच एक कड़ी के रूप में देखते हैं। एक किसके रूप में देखते हैं? एक कड़ी के रूप में देखते हैं। एक ऐसी चीज़ जो हमें ईश्वर से जोड़ती है और हमारे अस्तित्व को अर्थ देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखते हैं। Thus the central idea of the poem, the central idea of the poem is that beauty is eternal and immortal। जो ब्यूटी है वो इटर्नल है और इमॉर्टल है। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत और इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है? इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। तो यहाँ पे कवि यह कहना चाहते हैं, इस प्रकार कविता का जो केंद्रीय विचार है,
कविता का केंद्रीय विचार यह है कि सौंदर्य जो है वो शाश्वत है और अमर भी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इट हैज़ द पावर, पावर का मतलब होता है शक्ति, टू रिमूव सैडनेस। इट हैज़ द पावर टू रिमूव सैडनेस, इसमें उदासी को दूर करने और हमारे जीवन को, मतलब इसके अंदर शक्ति होती है कि हमारे अंदर जो उदासी है उसको दूर करने की। एंड फिल आवर लाइफ्स विद जॉय, जॉय मतलब होता है खुशी, पीस मतलब शांति, होप मतलब होता है आशा। इसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि जो हमारी उदासी है उसको भी दूर कर देती है और हमारे जीवन को आनंद, शांति और आशा से भर देती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे देखते हैं। नो मैटर हाउ मैनी चैलेंजेस बी फेस, नो मैटर हाउ मैनी चैलेंजेस बी फेस। चैलेंजेस का मतलब होता है चुनौतियाँ। चाहे हम कितनी भी चुनौतियों का सामना करें, इस लाइन का मतलब है चाहे हम कितनी भी चुनौतियों का सामना करें। फेस का मतलब होता है सामना करना। द ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास में जो भी सुंदर वस्तुएं हैं, हमारे आसपास में जो भी सुंदर चीज़ें हैं, हमारे आसपास की जो भी सुंदर चीज़ें हैं, वेदर नेचुरल, वो चाहे प्राकृतिक हों, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, और मैन मेड या जो मनुष्य के द्वारा निर्मित हों या जो मानव के द्वारा निर्मित हों। रिमाइंड अस ऑफ द गुडनेस एंड प्योरिटी दैट स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, हमें उस अच्छाई और पवित्रता की याद दिलाती हैं जो अभी भी दुनिया में मौजूद है। गुडनेस का मतलब होता है पवित्रता, गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई। गुडनेस का मतलब क्या होता है? गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई। प्योरिटी का मतलब होता है पवित्रता। दैट स्टिल का मतलब अभी भी है। स्टिल एग्जिस्ट का मतलब होता है कि अभी भी मौजूद है। इन द वर्ल्ड मतलब विश्व। किड्स इंस्पायर्स अस टू रिकॉग्नाइज, अप्रिसिएट एंड प्रिजर्व दीज ब्यूटीफुल थिंग्स। किड्स यहाँ पे कहते हैं, किड्स क्या कहते हैं भैया? किड्स इंस्पायर्स अस टू रिकॉग्नाइज, अप्रिसिएट एंड प्रिजर्व दीज ब्यूटीफुल थिंग्स एज दे आर द ट्रू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। आगे यहाँ पे किड्स ये बताते हैं भैया, आगे किड्स हमें ये बताते हैं कि जो हमारी खूबसूरत चीज़ें हैं उनको पहचानिएगा। मतलब किड्स हमें ये बताते हैं आगे कि जो हमारी खूबसूरत चीज़ें हैं उनको पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए और इसके साथ साथ उनको बचाइए, यानी संरक्षित कीजिए। और आप तो संरक्षित कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ और लोगों को भी प्रेरित करिए ताकि वो भी लोग बचा पाएँ, क्योंकि यही खुशी और आध्यात्मिक शक्ति के सच्चे स्रोत हैं। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। सोर्स का मतलब होता है माध्यम। सोर्स का मतलब क्या होता है भैया? माध्यम। सोर्स का मतलब क्या होता है? माध्यम होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। एप्रिसिएट का मतलब क्या होता है भैया बताइएगा? एप्रिसिएट का मतलब होता है, एप्रिसिएट का मतलब क्या होता है? सराहना करना। क्या होता है? सराहना करना। अब प्रिजर्व का मतलब होता है उसको बचाना, या बोल सकते हो संरक्षित करना। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, थिंग्स का मतलब होता है सुंदर चीज़ें या वस्तुएं। दे आर द ट्रू मतलब होता है सच्चा। सच्चा सोर्स का मतलब होता है माध्यम। यही सच्चा सोर्स है या यही सच्चा माध्यम है हमें खुशी और आध्यात्मिक शक्ति के साथ जोड़ने का, या सच्चे स्रोत के साथ जोड़ने का। तो चलिए इसी के साथ विदाई लेते हैं। यहीं पे हमारा सेंट्रल आइडिया फिनिश हो चुका है। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को
चीज़ें बढ़िया लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा यहाँ अपलोड किए जाते हैं चैनल पर, उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वो सारे डाउट आपके हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल। कविता है दोस्त जिसका नेम है ए रोड साइड स्टैंड। इसका मैं सेंट्रल आइडिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम बात करेंगे सेंट्रल आइडिया के बारे में। किसके बारे में? सेंट्रल आइडिया। कौन सी पोएम है? तो ए रोड साइड स्टैंड। ए रोड साइड स्टैंड। इस ए रोड साइड स्टैंड का मतलब ये होता है कि ये जो कविता है दोस्त, ये ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हुई कविता है। इसमें जो कवि हैं जिनका नेम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें ये बताना चाहते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब लोग होते हैं वो अपना घर द्वार जो है होता है वो रोड के किनारे बना लेते हैं या रोड के किनारे बस जाते हैं और रोड के किनारे ही ठेले या दुकान लगा के अपना जीवन यापन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग ये सोचते हैं कि हम रोड के किनारे अपना ठेला लगा लेंगे या स्टैंड लगा लेंगे या दुकान लगा लेंगे, उससे जो भी पैसा या जो भी आमदनी हमारे पूरे दिन की होगी उससे हमारा परिवार चलता रहेगा। यही सारी चीज़ों का जिक्र इस सेंट्रल आइडिया के अंदर हुआ है। तो आपको एक एक करके हम सारी चीज़ें यहाँ पे समझाने वाले हैं, तो आपको हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द पोएम ए रोड साइड स्टैंड, यानी पोएम का नेम है ए रोड साइड स्टैंड। क्या नेम है? ए रोड साइड स्टैंड पोएम का नेम है। इज कंपोज्ड बाई, कंपोज्ड का मतलब होता है रचित, कंपोज्ड का मतलब होता है रचित। कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा एक कविता रचित की गई है जिसका नेम है ए रोड साइड स्टैंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक कवि है जिनके द्वारा एक कविता रचित की गई है, उस कविता का नाम है ए रोड साइड स्टैंड। द पोएट टेल्स अस अबाउट, टेल्स अस अबाउट, टेल्स मतलब होता है बताना, टेल्स का मतलब होता है बताना। द पोएट, पोएट का मतलब होता है कवि। कवि हमें क्या बताते हैं दोस्त? तो वो हमें बताते हैं पुअर पीपल इन विलेजेस, यानी ग्रामीण क्षेत्र में या गाँव में जो भी गरीब लोग रहते हैं, गांव में जो भी गरीब लोग रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में जो भी गरीब लोग रहते हैं, हु सेल देयर फ्रूट, सेल मीन्स होता है बेचना, सेल मीन्स होता है बेचना, देयर फ्रूट्स, फ्रूट्स यानी फल, एंड वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, एट अ स्मॉल रोड साइड स्टैंड। कभी यहाँ पे ये कहना चाहता है, कभी ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों के बारे में चर्चा करना चाह रहा है जो लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। वो अपना जीवन यापन एक स्टैंड लगा के, यानी रोड के किनारे वो लोग स्टैंड लगा लेते हैं और वहाँ पे दुकान लगा लेते हैं रोड के किनारे और वहीं पे सब्जियां बेचते हैं, वहीं पे फल बेचते हैं। ये चीज़ कभी इस सेंट्रल आइडिया में बताना चाह रहा है। कभी हमें गांव के गरीब लोगों के बारे में बताते हुए ये कहता है जो सड़क किनारे एक छोटे से ठेले पर अपने फल और सब्जियां बेचते हैं। मतलब जो गरीब लोग होते हैं वो सड़क के किनारे अपना ठेला लगा लेते हैं या दुकान छोटी सी लगा लेते हैं, उसी पर वो सब्जियां बेचते हैं और फल फूल भी बेचते हैं। फिर आगे देखते हैं आगे क्या कभी कहना चाह रहा है। आगे कभी कहता है, भैया गौर से समझिएगा, दे होप, जो ठेला या दुकान गरीब लोग लगा लेते हैं उन्हें यह आशा होती है, उन्हें यह उम्मीद होती है, होप का मतलब होता है आशा। सिटी पीपल यानी शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस रास्ते से जब इस रास्ते से गुजरेंगे तब वो रोड पर रुकेंगे और हमारी शॉप पर आएंगे और हमसे सब्जियां खरीदेंगे या फल फूल खरीदेंगे, जिससे हमें भी आमदनी हो जाएगी और हमारा भी गुजारा हो जाएगा। तो समझिएगा, दे होप सिटी पीपल, उन्हें उम्मीद है या उन्हें आशा है कि जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पे आके रुकेंगे। स्टॉप मतलब होता है रुकना। एंड व्यू मीन्स होता है खरीदना। फ्रॉम देम यानी कुछ ना कुछ हमसे ज़रूर खरीदेंगे। बट नो वन केयर्स, पर किसी को हमारी क्या नहीं है, पर किसी को हमारी परवाह नहीं है। द पोएट शोस द बिग, तो पोएट यहाँ पे ये दिखाना चाहता है
क्या शो करना चाहता है? द बिग डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, बिग मीन्स होता है बड़ा। द बिग डिफरेंस, द बिग डिफरेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा अंतर, किसके किसके बीच में? बिटवीन रिच एंड सिटी पीपल। रिच मतलब होता है अमीर, यानी शहर के जो अमीर लोग होते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग होते हैं उनके बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है, यह कवि बताना चाहता है इस सेंट्रल आइडिया के अंदर। तो कवि कहता है द बिग डिफरेंस बिटवीन रिच सिटी पीपल, यानी शहरी अमीर व्यक्ति, और पुअर रूरल पीपल, यानी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग गरीब हैं उनके बीच में काफ़ी बड़ा अंतर होता है। ही एक्सप्लेन्स द अनफेयरनेस एंड हाउ द रूरल पीपल स्ट्रगल फॉर अ बेटर लाइफ। और यहाँ पे अनफेयरनेस का मतलब होता है अन्याय, अनफेयरनेस का मतलब होता है अन्याय। द अनफेयरनेस एंड हाउ द रूरल पीपल स्ट्रगल फॉर अ बेटर लाइफ। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, कि कभी यहाँ पे ये बताना चाहता है कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय होता है, कैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग संघर्ष करते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे संघर्ष करते हैं दिन रात। तो बेटर लाइफ का मतलब होता है अपने जीवन को अच्छा बनाना, मतलब जीवन को अच्छा बनाना। तो ये सेंट्रल आइडिया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब हम आपको एक बार इस सेंट्रल आइडिया को हिंदी में अच्छे से बता देते हैं। देखिए, ये जो पोएम है जिसका नेम है ए रोड साइड स्टैंड, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कविता लिखी गई है। इसमें कवि ये कहते हैं, कवि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले जो गरीब लोग होते हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं इस कविता के अंदर। और वो बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो अपनी दुकान या ठेला रोड साइड, मतलब रोड के किनारे लगा लेते हैं, और उसी ठेले पर या उसी दुकान पर वो लोग फल या सब्जियां वगैरह बेचा करते हैं। और वो ये आशा में होते हैं, वो इस होप में बैठे रहते हैं, वहाँ पे वो इस उम्मीद को लगाए बैठे रहते हैं कि कोई शहरी क्षेत्र इस रोड पर से गुजरेगा और हमारी दुकान के सामने रुकेगा और हमसे कुछ ना कुछ ले जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है, पर उसकी उम्मीदों पे कोई भी खरा नहीं उतरता है, उसकी कोई भी परवाह नहीं करता है। तो इस बात को लेकर कवि ये कहता है कि जो शहर में रहने वाले पैसे वाले व्यक्ति होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोग होते हैं, उनके बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे कवि इस कविता में ये भी कहना चाहता है कि भैया विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें मतलब छोटे तबके का जो व्यक्ति है उसका भी विकास हो, और जो बड़े तबके का व्यक्ति है उसका तो ऑलरेडी विकास है ही। मतलब कवि का कहने का मतलब ये है इस कविता के अंदर, मतलब डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो गरीब है उसका भी विकास हो सके और जो अमीर है उसका तो पहले से ही विकास है। तो यहाँ पे कवि विकास पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। और कवि बाद में ये भी कहता है कि कैसे गरीबों के साथ काफ़ी ज़्यादा अन्याय होता है, इस सभी चीज़ों के बारे में कवि यहाँ पे चर्चा करता है। और कवि ये भी बताता है कि भैया कैसे ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब लोग होते हैं अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कैसे वो दिन रात संघर्ष करते हैं, उसके बावजूद वो उस बेहतर जीवन की तरफ नहीं पहुँच पाते हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये सेंट्रल आइडिया भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये सेंट्रल आइडिया आप सेम टू सेम हूबहू ऐसा ही लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, जिससे आपको बहुत ही बेहतरीन नंबर भी मिलेंगे। और काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे समझाया है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी। इससे पहले मैंने 2 सेंट्रल आइडिया करा रखे हैं ऑलरेडी। एक सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66, दूसरा सेंट्रल आइडिया है कीपिंग क्वाइट। ये दोनों सेंट्रल आइडिया की हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 4 नंबर आपको ये देके जाएगा बोर्ड के एग्जाम्स में। तो चलिए विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल। एक चीज़ और आपको बात याद रखनी है कि जो आपका सेंट्रल आइडिया है वो आपका 4 नंबर का आता है बोर्ड्स एग्जाम्स में। क्लास 12th वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो आपको
ध्यानपूर्वक सारी बातें यहाँ पे समझनी है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी पोएम का नेम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर्स टाइगर। इसको लिखने वाले लेखक कौन है? एड्रिन रिच। एड्रिन रिच के द्वारा इसको लिखा गया है। एड्रिन रिच के द्वारा इसको लिखा गया है, इस कविता को। देखते हैं भैया एड्रिन रिच इस कविता में किस चीज़ का जिक्र करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है, हमारा सेंट्रल आइडिया किसका बताने जा रहे हैं? तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स। एक हमारी कविता है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। उसी कविता का हम इस वीडियो के माध्यम से सेंट्रल आइडिया आप सभी को समझाएंगे। आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स वाई एड्रिन रिच। देखिए जो कविता है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये एड्रिन रिच के द्वारा रचित एक बेहतरीन सी कविता है। इसमें कवि क्या बताना चाहते हैं तो गौर से समझिएगा आप। कवि एड्रिन रिच यहाँ पे ये बताना चाहते हैं, कवि एड्रिन रिच यहाँ पे ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि द ऑपरेशन फेस्ड बाई वुमेन इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। देखिए एड्रिन रिच इस कविता के माध्यम ये बताना चाहती हैं कि इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं द्वारा झेले जा रहे जो उत्पीड़न हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर रही हैं। तो गौर से देखिएगा। द ऑपरेशन फेस्ड, ऑपरेशन का मतलब होता है उत्पीड़न, ऑपरेशन का मतलब होता है उत्पीड़न, फेस्ड का मतलब होता है सामना करना, वुमेन मतलब महिलाएं, इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का मतलब होता है, सोसाइटी का मतलब होता है समाज, और मेल डोमिनेटेड का मतलब होता है पुरुष प्रधान समाज, पुरुष प्रधान कि एक ऐसा समाज जहाँ पे मेल हर एक काम में, हर एक चीज़ में डोमिनेट कर रहे हों, या मतलब एक ऐसा समाज जहाँ पे पुरुष को ज़्यादा दर्जा दिया गया है या पुरुष को प्रधान माना गया है। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। एंड देयर डिजायर्स फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। अब दोबारा से सुनिएगा। डिजायर का मतलब होता है, यहाँ पे जो लिखा है डिजायर का मतलब होता है चाहत, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम का मतलब आज़ादी होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आज़ादी या स्वतंत्रता भी बोल सकते हैं। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, सेल्फ का मतलब स्वयं, एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति, स्वयं की अभिव्यक्ति। अब दोबारा से सुनिएगा, यहाँ तक जो मैंने आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया है उसको एक बार हम दोबारा से बताते हैं। देखिए जो कवि हैं एड्रिन रिच, उनके द्वारा इस सेंट्रल आइडिया या आंट जेनिफर्स टाइगर्स पोएम के द्वारा ये बताया गया है, क्या बताया गया है कि इस पुरुष प्रधान समाज में जो महिलाएं हैं, महिलाओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न होता है और उनको स्वतंत्रता एवं आत्म अभिव्यक्ति की चाहत को उजागर भी नहीं करने दिया जाता है। ये चीज़ यहाँ पे एड्रिन रिच के द्वारा बताई गई है। तो एड्रिन रिच क्या कहती हैं भैया? कहती हैं कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं द्वारा झेले जा रहे उत्पीड़न और उनकी स्वतंत्रता एवं आत्म अभिव्यक्ति की चाहत को उजागर करती है। आगे देखिएगा। आंट जेनिफर रिप्रेजेंट्स वुमेन। रिप्रेजेंट्स का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंट्स का मतलब होता है प्रतिनिधित्व। वो किसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं? तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हु सफ़र, सफ़र का मतलब क्या होता है? सफ़र का मतलब क्या होता है बताइए ज़रा। सफ़र मतलब होता है दबी, अंडर द वेट ऑफ पैट्रियार्कल कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब होता है जिम्मेदारियाँ,
जिम्मेदारियाँ। अब आगे यहाँ पे आंट जेनिफर क्या कहती हैं। आंट जेनिफर उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। किन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो समझिएगा गौर से। आंट जेनिफर उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो पित्त सत्तात्मक नियंत्रण और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को इतनी चीज़ें भी क्लियर हो चुकी होंगी। हर ट्रेम्बलिंग हैंड्स, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपते, हैंड्स का मतलब होता है हाथ। वाइडन्ड बाई द ऑर्डियल्स ऑफ मैरिज सिम्बोलाइज हर फियर मीन्स होता है डर, एंड लैक ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता या आज़ादी। तो उसके बाद आंट जेनिफर यहाँ पे क्या बताती हैं। आंट जेनिफर यहाँ पे क्या बताती हैं आगे। आंट जेनिफर ये बताती हैं कि विवाह की कठिनाइयों से दबे उनके कांपते हाथ और उनके डर और स्वतंत्रता की कमी का प्रतीक है। मतलब यहाँ पे आंट जेनिफर ये बताती हैं कि जो महिलाएं हैं वो विवाह की कठिनाइयाँ भी काफ़ी सारी झेलती हैं। इसके साथ साथ उन्हें स्वतंत्रता भी नहीं दी जाती है जैसा एक पुरुष को दिया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे वो जिक्र कर रही हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे पोएटिस क्या कहना चाहती हैं, तो गौर से आपको समझना है। इन कॉन्ट्रास्ट इसके विपरीत द टाइगर्स सी एम्ब्रॉयडर्स जिन बाघों की आर फियरलेस मतलब होता है बिना डरे या निडर बोल सकते हो। प्राउड का मतलब होता है गर्व, एंड कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी। दे मूव फ्रीली का मतलब होता है आज़ादी से, एंड रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधित्व। द क्वालिटीज आंट जेनिफर्स विशेष सी कुड पॉसेस। आप समझिएगा यहाँ तक क्या बोला गया है। इसके विपरीत आंट जेनिफर्स ये बताती हैं कि जिन बाघों की वह कढ़ाई करती हैं वे निडर, गर्वित और आत्मविश्वासी हैं। वे आज़ादी से घूमते हैं और उन गुणों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं जो आंट जेनिफर्स चाहती हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। थ्रो दिस कॉन्ट्रास्ट द पोएट सोच का मतलब होता है दिखाना। सोच का मतलब होता है दिखाना या उजागर करना। हाउ आर्ट मतलब होता है कला बिकम्स अ मीडियम फॉर आंट जेनिफर टू एक्सप्रेस का मतलब भी होता है दिखाना। हर इनर स्ट्रेंथ मतलब होता है मजबूती या शक्ति भी बोल सकते हैं आप। एंड एस्पिरेशंस इवन व्हेन शी कैन नॉट लिव देम इन रियलिटी का मतलब होता है सच्चाई या हकीकत। तो इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। आगे का समझते हैं यहाँ पे क्या कहा गया। थ्रू दिस कॉन्ट्रास्ट द पोएट shows how art become a medium for Aunt Jennifer to express her inner strength and aspirations even when she cannot live them in reality। इस विरोधाभास के माध्यम से कवि दिखाती हैं कि कैसे कला आंट जेनिफर के लिए अपनी आंतरिक शक्ति और आकांक्षाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम बन जाती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तब भी जब वह उन्हें वास्तविकता में जी नहीं पाती। रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। Thus, the poem conveys
द पोएम कॉन्वेज द सेंट्रल idea of female oppression, inner rebellion, and the lasting power of artistic expression, suggesting that while Aunt Jennifer may remain trapped in her circumstances, her art will continue to symbolize freedom and courage. अब यहाँ पे आपको एक एक चीज़ समझना है गौर से। इस प्रकार द पोएम कन्वेस का मतलब होता है मैसेज देना। ओके, द सेंट्रल आइडिया ऑफ फीमेल ऑपरेशन का मतलब होता है उत्पीड़न। इनर रिबिलियन का मतलब होता है आंतरिक विद्रोह। रिबिलियन का मतलब होता है विद्रोह और इनर का मतलब होता है आंतरिक, तो आंतरिक विद्रोह। एंड द लास्टिंग पावर मतलब होता है शक्ति। पावर का मतलब होता है शक्ति। क्या मतलब होता है? शक्ति। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, आर्टिस्टिक का मतलब होता है कलात्मक, एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। सजेस्टिंग का मतलब होता है सुझाव देना। सजेस्टिंग का मतलब होता है सुझाव देना। दैट वाइल मतलब भले, वाइल का मतलब भले। आंट जेनिफर में रिमेन ट्रेप्ड का मतलब होता है फंसी, मतलब फंस जाना या किसी चीज़ में फंसी हुई। रिमेन ट्रेप्ड इन हर, उसमें फंस जाना। सरकमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियाँ। हर आर्ट मतलब कला। विल कंटिन्यू का मतलब लगातार जारी है, मतलब लगातार चलते रहना है। टू सिम्बोलाइज फ्रीडम मतलब आज़ादी, स्वतंत्रता। एंड करेज का मतलब होता है साहस। करेज का मतलब होता है साहस। सिम्बोलाइज का मतलब होता है प्रतीक। क्या मतलब होता है? प्रतीक। अब इन सभी लाइंस का एक बार में मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। इस प्रकार कविता महिला उत्पीड़न हो गया, आंतरिक विद्रोह हो गया और कलात्मक अभिव्यक्ति की स्थायी शक्ति के केंद्रीय जो विचार हैं उनको व्यक्त करती है। यह सुझाव देते हुए कि भले ही आंट जेनिफर जो हैं वो अपनी परिस्थितियों में फंसी हुई हैं, लेकिन उनकी जो कला है वह स्वतंत्रता और साहस का प्रतीक बनी रहेगी। ये थी हमारी पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो इस पोएम का मैंने आपको सेंट्रल आइडिया बताया है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हुई होंगी। अगर जानकारी अच्छी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।